बच्चों, आज हम बात करेंगे कन्यादान कविता की, जो कि ऋतुराज की लिखी हुई कविता है। इसके कवि का नाम है ऋतुराज। आपकी पुस्तक क्षितिज में ये कविता दी गई है। सबसे पहले हम ऋतुराज के बारे में जान लेते हैं। ऋतुराज ने अपना जो लेखन का विषय है उन लोगों की चिंताओं को बनाया जो मुख्य धारा से अलग, समाज की हाशिए पर हैं, जिन्हें समाज से काट दिया गया है, समाज से अलग हो गए हैं। उन लोगों को उन्होंने अपने काव्य का आधार बनाया। ऋतुराज की कविताओं में दैनिक जीवन का यथार्थ अनुभव है, यानी कि जो कि दैनिक जीवन, जो हमारा रोज़मर्रा का जीवन है, उसका सच्चा अनुभव है, यथार्थ अनुभव है। इसके अलावा इनकी जो कविताएं हैं उनमें अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में, शोषण जो कर रहे हैं उनके बारे में, जो शोषण हो रहा है उसके बारे में, जो शोषित हैं उनके बारे में चित्रण किया गया है। इसी कारण इनकी भाषा जो है वो परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। जो इनकी भाषा है वो आसपास का परिवेश, आसपास का जो वातावरण है, माहौल है, उससे और आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनसे जुड़ी हुई है, लोक जीवन से जुड़ी हुई इनकी भाषा है। इनकी रचनाओं में प्रमुख रूप से एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं। अब इनकी जो हम कविता पढ़ रहे हैं, कन्यादान, देखिए इसमें भी यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एक मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारबंद इनके प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा इन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार भी इन्हें मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग जो लोग हट चुके हैं, इनके बारे में इन्होंने अपने काव्य में लिखा। इसके बाद हम बात करते हैं इस कविता की, जिस कविता को इन्होंने हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है, कन्यादान कविता। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। जब बेटी का विवाह होता है, पुत्री का विवाह होता है, तो माँ उसे नए घर में जाकर, अपने ससुराल में जाकर कैसे रहना है, क्या करना है, उन चीज़ों की सीख देती है। तो इस कविता में जो माँ है, एक परंपरागत सीख जो देती है माँ, उससे अलग हटकर अपनी पुत्री को सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, जो आदर्श गढ़ लिए जाते हैं, जो बातें कही जाती हैं कि स्त्रियों का आचरण ऐसा होना चाहिए, स्त्रियों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए, वो आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कि ये कहा तो जाता है कि एक आदर्श स्त्री को ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये स्त्रियों की अस्तित्व पर, उनकी स्वतंत्रता पर बंधन होते हैं। कोमलता की गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। हम कहते हैं स्त्रियां कोमल होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका उपहास उड़ाया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। कवि ने इस कविता में ये कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई ना देना, अर्थात कि अगर जो लड़की जैसी दिखाई दे रही है उसमें इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। कि जो आदर्श बना दिया गया कि लड़कियों को कोमल होना चाहिए, लड़कियों को अपना व्यवहार जो है बड़ा कोमल रखना चाहिए, ताकि लोग जो है उसे कोमल समझे, लेकिन उसमें उस आदर्श का प्रतिकार है। उसे कहा है कि कोमल होना पर कोमल दिखाई मत देना। कोमलता को समाज में कमजोरी समझा जाता है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। बेटी जो है अपनी माँ के सबसे निकट होती है घर में, और उसके सुख दुख की साथी भी होती है, इसीलिए बेटी को अंतिम पूंजी, आखिरी संपत्ति कहा गया। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। कि माँ के जो संचित अनुभव हैं, उसकी जो पीड़ा है, उसने जो अपने जीवन भर के अनुभव इकट्ठे किए, जो उसका दर्द है, जो उसकी तकलीफ है, जो उसके कष्ट हैं, उनकी अभिव्यक्ति इस कविता में देखने को मिलती है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता व्यक्त हुई है। कह रहे हैं कि ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता की, बहुत अधिक भावुक प्रवृत्ति के थे, बहुत अधिक स्त्रियों के प्रति संवेदनशील थे। उनकी भावनाएं स्त्रियों के प्रति जो थी वो इस कविता में अभिव्यक्त हुई हैं। आगे बढ़ते हैं कन्यादान कविता। कन्यादान, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। कह रहे हैं उसका जो दुख था वो कितना प्रामाणिक था। प्रामाणिक का अर्थ होता है कि कितना सत्य था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। किसका दुख? उस माँ का दुख जो अपनी पुत्री को विवाह के बाद दूसरे घर भेज रही है, पराए लोगों के बीच भेज रही है। उसका दुख कितना सच्चा था जब वह अपनी पुत्री को दान दे रही है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे वही उसकी आखिरी पूंजी हो। तो कह रहे हैं कि उसका दुख कितना प्रामाणिक था, उसका
जो कष्ट था अपनी पुत्री को दूसरे घर भेजते हुए, अपनी पुत्री का विवाह करते हुए, उसे कन्यादान में देते वक्त उस समय जो उसका दुख था वो कितना सच्चा था, जैसे वही उसकी आखिरी पूंजी और उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद संपत्ति पूंजी के नाम पर उसके पास कुछ नहीं बचेगा। वो जो उसकी पुत्री है वही उसके सुख दुख की साथी है, वही उसके सबसे निकट है घर में, और वही उसको भेजना पड़ रहा है। आगे कह रहे हैं लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी शब्द का मतलब है समझदार। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, कि उसे सुख तो समझ आता था, उसे सुख का आभास था। सुख भी महसूस नहीं होता था, सिर्फ उसका आभास था। उसके मन में कहीं ना कहीं ये कल्पनाएं थी कि उसका आने वाला जीवन सुखी होगा, उसके आने वाले जीवन में उसे सुख मिलेगी, खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। तो उसे इस बात का आभास तो था, उसे एक कल्पना की दुनिया में रहना तो आता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। बाँचना शब्द है पढ़ना। सुख का तो उसे पता था कि माता पिता के घर रहते हुए हर पुत्री सुख भोगती है, उसे खुशियाँ मिलती हैं, उसे प्रसन्नता मिलती है माँ बाप के सानिध्य में, माता पिता के सानिध्य में रह रही है, माता पिता के साथ प्रसन्नता पूर्वक रह रही है। लेकिन उसे दुख बाँचना नहीं आता था, उसे दुख समझ नहीं आता था कि आखिर दुख क्या है, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं देखा था। आगे कह रहे हैं पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कि एक धुंधला सा प्रकाश, ऐसा प्रकाश जो स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा। उसे ये नज़र नहीं आ रहा कि आगे क्या है। उसे ये तो पता है कि मुझे सुख मिलेगा, उसे ये लगता है कि मुझे खुशियाँ मिलेंगी, उसे लगता है कि मेरा विवाह होने वाला है तो मुझे प्रसन्नता ही मिलेगी, मुझे खुशियाँ ही मिलेंगी। लेकिन वह एक धुंधला प्रकाश था, उस बात का कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता था कि ऐसा ही होगा। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कुछ तुकों की जैसे संगीत होता है जो मन को प्रसन्न करता है, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, उसे लगता था कि आगे आने वाला जीवन बड़ा ही सरल होगा, उसे बहुत ही अच्छा सब कुछ मिलेगा, उसके जीवन में सिर्फ खुशियाँ होंगी, और आने वाले संघर्ष के प्रति, आगे आने वाले जीवन के प्रति बिल्कुल भी उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ कभी कुछ गलत भी हो सकता है। माँ ने कहा, अब जो है माँ उसे सीख दे रही है, विदाई के समय, उसके कन्यादान के समय माँ उसे सीख दे रही है। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, कि लोग तुम्हें कहेंगे बहुत सुंदर हो, बहुत ही खूबसूरत हो, उस बात पर मत रीझना। पानी में झांक कर यानी अपनी सूरत को देखकर, अपने सौंदर्य को देखकर मुग्ध मत हो जाना, क्योंकि अगर तुम अपने सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गई तो तुम अपने सौंदर्य के जाल में स्वयं ही फंस जाओगी, और तुम्हारा जो अस्तित्व है वो उसमें कहीं खो जाएगा। आगे माँ कह रही है आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, कि आग जो है रोटियां सेकने के लिए है। जो आग है उसकी ताकत रोटियां सेकना है, उसकी ताकत भोजन पकाने के लिए है, उसकी ताकत किसी को जलाने के लिए या स्वयं जलने के लिए नहीं है। यानी जो आने वाले दुख हैं, जो आने वाले कष्ट हैं, उनका सामना तुम्हें हिम्मत से करना है, उन कष्टों के आगे हारना नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह हैं। कह रहे हैं कि वस्त्र और जो आभूषण हैं, जो तुम्हें वस्त्र दिए जाएंगे, जो तुम्हें आभूषण दिए जाएंगे, जो तुम्हें गहने दिए जाएंगे, या तुम्हें ये कहा जाएगा कि ये घर तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, तो वो सब एक शाब्दिक भ्रमों की तरह है। शब्दों का भ्रम है, शब्दों का खेल है, उसमें नहीं फंसना है। बंधन है स्त्री जीवन के, और ये सब स्त्री जीवन के बंधन है। जब हम ये सोचते हैं कि यह जो है वस्त्र हमारे लिए हैं, आभूषण हमारे लिए हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को, अपनी स्वतंत्रता को उन बंधनों में जकड़ लेते हैं। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब यहाँ पर जो माँ की सीख है, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, इसमें माँ ये कहना चाह रही है कि लड़की की कोमलता तो तुम अपने मन में रखना। लड़की जैसी जो कोमलता है वो होनी चाहिए, जो स्त्री के व्यवहार में जो कोमलता होनी चाहिए, जो नाजुक स्त्री को होना चाहिए, जो भावनाएं, जो संवेदनाएं होनी चाहिए, जो संवेदनशीलता उसके चरित्र में होनी चाहिए, वो अवश्य रहनी चाहिए। परंतु लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात जो तुम्हारी भावुकता है, जो तुम्हारी कोमलता है, जो तुम्हारी संवेदनशीलता है, उसका फ़ायदा लोग ना उठा लें, उसका फ़ायदा समाज ना उठा ले, उसके लिए तुम्हें
अपना ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें सचेत रहना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें होशियार रहना पड़ेगा। अगर तुम्हारी कोमलता कहीं खो जाती है, अगर तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारी भावनाएं कहीं खो जाती हैं, तो तुम में मानवीय गुण समाप्त हो जाएंगे। इसलिए लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अपनी कमज़ोरी, अपनी दुर्बलता, अपनी निर्बलता या अपनी संवेदनशीलता या अपनी भावुकता या अपनी भावनाएं अपने तक रखना, किसी और को दिखाना मत, वरना लोग उसका लाभ उठाएंगे, समाज उसका लाभ उठाएगा। अब इसी से संबंधित आपको कार्यपत्रक 38 और कार्यपत्रक 41 में कविता दी गई है। अब पहले हम इसके प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि लड़की होना आवश्यक है। लड़की स्त्रियोचित जो गुण हैं, संवेदनशीलता है, जो भावनाएं हैं, वो होना अत्यंत आवश्यक है। परंतु अगर लड़की जैसी दिखाई दिया जाए तो वहाँ पर जो उसकी संवेदनशीलता है, उसकी भावुकता है, लोग उसे उसकी दुर्बलता समझकर, उसकी कमज़ोरी समझकर लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। इसलिए माँ ने उसे सचेत किया कि लड़की तो होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। दूसरा प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की यह स्थिति बताई गई है कि उसे दर्द, तकलीफ़, कष्ट बहुत अधिक झेलने पड़ते हैं। उसकी जो स्थिति है समाज में बहुत अच्छी नहीं है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि लड़कियों को कष्टों के आगे हिम्मत हार जाती हैं, लड़कियां कष्टों के आगे घुटने टेक देती हैं। तो माँ यहाँ पर वही समझाने का प्रयास कर रही है, सचेत कर रही है, होशियार कर रही है बेटी को कि आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा? माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए ज़रूरी समझा था क्योंकि माँ जो है यह जानती थी कि बेटी मेरी, जो मेरी बेटी है वह उसने अभी तक सुख का आभास किया है। माता पिता के सानिध्य में रहते हुए हर बेटी को, हर पुत्री को सिर्फ प्यार, ममता, दुलार यही सब मिलता है, तो उसे सुख का आभास तो होता है, परंतु उसे दुख जानना, दुख बताना, दुख बाँचना नहीं आता। इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना ज़रूरी समझा कि आगे आने वाले जीवन में संघर्ष भी हो सकता है। तीसरा प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कि वह धुंधले प्रकाश की पाठिका थी, क्योंकि इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आती है उसे शब्दबद्ध कीजिए। एक साधारण सी छवि उभरती है कि एक साधारण सी बालिका जो अपने माता पिता के सानिध्य में रह रही है, जिसने सुख ही सुख देखा, घर में प्रसन्नता देखी, घर में खुशियाँ देखी, उसने मन में कल्पनाएं संजोई हुई हैं, अपने मन में एक भावनाएं संजोई हुई हैं, कल्पना की हुई है कि मैं विवाह कर रही हूँ और आगे आने वाले जीवन में कोई संघर्ष नहीं होगा, आगे आने वाला जीवन सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो वो धुंधला प्रकाश है, वो स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ एक उसका अनुमान है, एक उसकी कल्पना है। कुछ खुशियाँ, कुछ प्रसन्नताएं उसने देखी हैं। तो एक ऐसी छवि सामने आ रही है कि जिसने दुख ना देखा हो, एक ऐसी बालिका, एक ऐसी लड़की, एक ऐसी बच्ची जिसने अपने जीवन में दुख नहीं देखे, सिर्फ प्रसन्नता ही प्रसन्नता देखी है। चौथा प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि माँ अपनी पुत्री के सर्वाधिक निकट होती है और जो बेटी है वो भी माँ के सबसे अधिक निकट होती है। घर में केवल माँ बेटी ही सुख दुख की बात कर पाते हैं। तो यहाँ पर माँ को उसे कन्यादान में देते वक्त ऐसे लग रहा था जैसे कि वही उसकी अंतिम पूंजी है, वही उसकी अंतिम संपत्ति है। पांचवा प्रश्न है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने बेटी को जो सीख दी उसमें पहली सीख तो ये थी कि जो आभूषण हैं, जो वस्त्र हैं, वो स्त्री जीवन के बंधन हैं, उन वस्त्र और आभूषणों के बंधन में मत आना। इसके अलावा माँ ने यह भी सीख भी दी कि अपने सौंदर्य पर मुग्ध मत हो जाना। पानी में अपने सूरत को देखकर, अपनी शक्ल को देखकर खुद ही रीझ मत जाना। और तीसरी शिक्षा माँ ने बेटी को यह दी कि जो आग है वह रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसके अलावा एक यहाँ पर देखिए, एक कविता लिखी हुई है, मैं लौटूंगी नहीं, मैं लौटूंगी नहीं। तो इस कविता में ये कह रहे हैं कि मैं लौटूंगी नहीं, मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ, मैंने अपनी राह देख ली है, अब मैं लौटूंगी नहीं, मैंने ज्ञान के बंद दरवाजे खोल दिए हैं,
सोने के गहने तोड़कर फेंक दिए हैं। भाइयों, मैं अब वह नहीं हूँ जो पहले थी। मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ। मैंने अपनी राह देख ली है, अब मैं लौटूंगी नहीं। यह एक अफ़गानी कवयित्री मीना किशोर कमाल की कविता है, जो कन्यादान कविता से कुछ कुछ मिलती जुलती कविता है। तो इस कविता में कवयित्री यही कह रही हैं कि मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ, यानी कि मुझे अपने अस्तित्व का भान हो गया है, अपने अस्तित्व की पहचान हो गई है, और अब मैं लौटूंगी नहीं, अर्थात अब मैं उन बंधनों में वापस नहीं आऊँगी। अब मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। मेरे जो ज्ञान के दरवाजे तुमने बंद कर दिए थे, उन ज्ञान के दरवाज़ों को मैंने खोल दिया है। जो सोने के गहने बंधन के रूप में मेरे पास थे, वो मैंने तोड़कर फेंक दिए हैं, और अब मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम अपने दबाव में रखते थे, जिसे तुम बांध के रखना चाहते थे। अब मैं आज़ाद हूँ, मैं जगी हुई एक स्त्री हूँ, और मैंने अपना रास्ता स्वयं चुन लिया है। इसके अलावा ये थी आपकी कविता जिसमें हम बात कर रहे थे कन्यादान कविता की, ऋतुराज की कविता। अब एक इसमें कार्यपत्रक जो आया था, कार्यपत्रक 38, उसमें भी यही बात की गई थी। कविता मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो उसमें प्रश्न यह था कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, सोच कर बताइए। इस प्रश्न को आपकी पुस्तक में भी दिया गया है, इस पर हम बात कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न भी इसमें यही है, आपके विचार से लड़की को दुख बांटना क्यों नहीं आता होगा, क्योंकि उसने माँ के साथ रहकर केवल सुख देखा था, अपने माता पिता के सानिध्य में रहकर सिर्फ प्रसन्नता देखी थी, इसलिए उसे दुख पड़ना नहीं आता था। तीसरा प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है, तर्क दीजिए। कन्या के साथ दान की बात करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि कन्या जो है एक जीता जागता प्राणी है, लेकिन जो दान है वह एक निर्जीव वस्तु का किया जाता है। ऐसी वस्तुएं जो होती हैं, जो भौतिक पदार्थ होते हैं, उनका दान किया जाता है। दान करने के बाद दानकर्ता का उस दान पर कोई अधिकार नहीं रहता, परंतु पुत्री हमेशा से ही माँ बाप का पुत्री पर अधिकार रहा है, और हमेशा ही माँ बाप का पुत्री पर अधिकार रहता है। इसलिए कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है। चौथा प्रश्न भी मैं आपको स्पष्ट कर चुकी हूँ। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पांचवा है गतिविधि। विवाह के समय कोई माँ अपनी बेटी को क्या क्या सीख देती है, कल्पना कर व बड़ों से चर्चा कर लिखिए। घर में माँ हैं, भाभी है, बहन है, उन सब से पूछिए कि क्या क्या सीख माँ विवाह के समय अपनी पुत्री को देती है, और वही सब आपको इसमें लिखना है।